Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 24 of class second year, evolution. What is evolution? इस चैप्टर में वो मुख्तलिफ तरीकों से इस फिनोमिना को डिफाइन करेगा। शुरू में जो उसने एवोल्यूशन को डिफाइन किया है वो कुछ यूं है। Evolution refers to the processes that have transformed life on earth from its earliest forms to the vast diversity that we observe today. The process that have transformed life on earth from its earliest forms to the vast diversity that we observe today. वो processes जिन्होंने इब्तदाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जमीन के ऊपर थे उनको मौजूदा दौर के मुख्तलिफ किस्म के पेचीदा लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब्दील कर दिया है, इसको एवोल्यूशन कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह से आजकल हम ऑब्जर्व करते हैं, जमाना कदीम में वो इस तरह से नहीं थे। जमाना कदीम के जो सिंपल जानदार थे, ऑर्गेनिज्म थे, उनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई हैं। उस चेंजेस के नतीजे में मौजूदा दौर के कम्प्लेक्स, पेचीदा और मुख्तलिफ किस्म के जानदार पैदा हुए हैं। इन प्रोसेसेस को एवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। एवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेसेस that have changed, that have transformed life on earth from its earliest, simplest forms to complex, diverse form that we observe today. Evolutionary changes is based upon the interaction between the population of organism and their environment. एवोल्यूशनरी चेंज की बुनियाद क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो चेंज की वजह बनता है। एवोल्यूशनरी चेंजेस इज बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जब भी हम लफ्ज एवोल्यूशन सुनते हैं तो हमारे जहन में जो फौरन नाम आता है वो डार्विन का होता है। In fact, he was the first person who argued from the evidence that species were not specially created in their present form. हकीकत में डार्विन वो पहला आदमी था जिसने एविडेंसेस से, सबूत से ये बात मनवाने की कोशिश की, ये बात पेश की कि जो ऑर्गेनिज्म है या स्पीशीज जो है, जिस तरह से हम देखते हैं स्पेशली ऐसे ही क्रिएट नहीं हुई। स्पीशीज वर नॉट स्पेशली क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में जिस तरह से मौजूद हैं बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट नहीं हुई। रादर दे हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम इंसेस्टर स्पीशीज। इन स्पीशीज के इंसेस्टर्स में इनके अबौजात में चेंज आई है। उन चेंजेस के नतीजे में प्रेजेंट स्पीशीज जो है वो पैदा हुई। He also proposed mechanism for evolution, जिसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम देते हैं, वो हम आगे जाकर बात करेंगे। तो हमें यहां पर सबसे अहम बात जो याद रखनी है, what is evolution? The process that have transformed life on earth from its earliest forms to vast diversity that we observe today. Or evolutionary changes are the result of interaction between
population of organism and their environment. Then concept of evolution versus special creation. In order to explain the cause of diversity of life and interrelationship among the living organism, two schools of thought emerged in the earlier 19th century. लाइफ में जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में रिलेशनशिप, उनकी आपस में रिश्तेदारी को एक्सप्लेन करने के लिए 19th सेंचुरी में टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स इवॉल्व हुए। दो किस्म की राय लोगों की आई। लाइफ में मौजूदा डाइवर्सिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में रिश्तों को वाज़े करने के लिए दो किस्म की राय इमर्ज होती है। एक किस्म के लोग जो हैं वो क्रिएशनिस्ट कहलाते हैं, जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते हैं, और दूसरे लोग जो हैं उन्हें एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? According to theory of special creation, all living things came into existence in their present form, specially and specifically created by nature. Theory of special creation के मुताबिक जितनी भी जानदार चीजें हैं, उनका वजूद ऐसे ही तमाम जानदार चीजों को खास तौर पर ऐसे ही किसी डिवाइन फोर्स ने, किसी नेचुरल फोर्स ने, जिस तरह से वो मौजूद है, इनको ऐसे ही क्रिएट किया गया। All living things came into existence in their present form, especially and specifically created by nature. कुछ लोगों का ख्याल है कि जो जानदार चीजें, लिविंग थिंग्स जिस तरह से इस वक्त मौजूद हैं, कुदरत ने इनको एज सच ऐसे ही खास तौर पर पैदा किया। Among the scientists who believe in divine creation, खुदाई तख्लीक, नेचुरल फोर्स ने तख्लीक किया। डिवाइन क्रिएशन किसी नेचुरल फोर्स या डिवाइन फोर्स, खुदाई कुव्वत ने प्रोड्यूस किया। खुदाई कुव्वत की तख्लीक पे बिलीव करने वाले साइंटिस्ट में एक कार्लस लिनियस भी था। देन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको एवोल्यूशनिस्ट मानते हैं, द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म माइट इवॉल्व थ्रू टाइम। इसके मुताबिक, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शायद वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आई है। माइट इवॉल्व थ्रू टाइम, वक्त के साथ साथ उनमें चेंज आई है। with one type of organism giving rise to another type of organism, एक किस्म के ऑर्गेनिज्म ने दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया। एक किस्म के ऑर्गेनिज्म से दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म बने। ये एक कदीम जो है वो आइडिया है जो एरिस्टोटल के जमाने से एग्जिस्ट कर रहा है। द आइडिया दैट living organism might have evolved through time with one type of organism giving rise to another type of organism. This is an ancient idea and it is existed from the time of Aristotle. Aristotle recognized that organisms range from relatively simple to very complex structure. Aristotle ने ये बात नोट की, ये पहचानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बाकायदा रेंज है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो मेन है हमारा यहां पर, वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया। पहले वेंट हाइपोथेसिस।
वेंट हाइपोथेसिस क्या है? लाइफ के ओरिजिन के बारे में एक स्पेकुलेशन, एक हाइपोथेसिस, एक स्पेकुलेशन, एक मफरूजा ये है कि origin of life may have begun deep in the ocean in underwater hot spring called hydrothermal vents. लाइफ का आगाज गहरे समुंदर से पानी के नीचे गर्म चश्मों से हुआ, जिनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हैव बिगन, लाइफ का आगाज शुरू हुआ डीप इन द ओशन, गहरे समुद्र में, इन अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग, पानी के नीचे गर्म चश्मों, जिनको हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। गहरे समुद्र में पानी के नीचे गर्म चश्मों से जिंदगी का ओरिजिन शुरू हुआ, जिंदगी का बनना शुरू हुआ। These vents, ये जो चश्मे थे, could have supplied the energy and raw material for the origin and survival of early life forms. वो कहता है कि ये जो वेंट्स थे, गर्म पानी के जो चश्मे थे, उनमें एनर्जी थी, मटेरियल था, जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म के ओरिजिन के लिए, सर्वाइवल के लिए सप्लाई होता था। इन गर्म पानी के चश्मों में लाइफ के ओरिजिन के लिए, अर्ली लाइफ की सर्वाइवल के लिए एनर्जी भी थी और मटेरियल भी था। ये बात साइंटिस्ट ने किस बुनियाद पे की कि जिंदगी का आगाज गहरे पानी में, गर्म पानी, गहरे समुद्र में गर्म पानी के चश्मों से हुआ। अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जिनको कहते हैं आर्क्योबैक्टीरिया, दैट टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 सेंटीग्रेड and seem to have undergone less evolutionary change than any other living species. वो कहता है कि बैक्टीरिया का एक ग्रुप है आर्क्योबैक्टीरिया, वो 120 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं और उनमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में तब्दीली भी बहुत कम हुई है। उनकी प्रेजेंस जो है वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती, वो आर्क्योबैक्टीरिया की मौजूदगी इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। ये था वेंट हाइपोथेसिस। देन ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। The nutrients produced in the primitive environment would have limited early life. वो कहता है कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिनमें एनर्जी थी, रॉ मटेरियल था लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ के ओरिजिन के लिए, वो खत्म हो जाता, उसने खत्म हो जाना था और जिंदगी भी खत्म हो जानी थी। अर्ली इन्वायरमेंट में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं थे कि वो लाइफ को कंटिन्यू रखते, उनकी डेफिशिएंसी से, उनके खत्म होने से जिंदगी खत्म हो सकती थी। If life were to continue, another source of nutrients was needed. अगर जिंदगी को जारी रहना था तो न्यूट्रिएंट्स के दूसरे सोर्सेस की जरूरत थी। इसी वजह से वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की एवोल्यूशन हुई। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फोटोसिंथेसिस शुरू कर दी, उन्होंने अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करने शुरू कर दी फोटोसिंथेसिस के जरिए। Photosynthesis probably freed living organism from the dwindling supply of the nutrients. Photosynthesis ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की सप्लाई में जो कमी का खतरा था उससे आजाद कर दिया। फोटोसिंथेसिस probably freed living organism को आजाद कर दिया, बेफिक्र कर दिया from the dwindling supply of nutrients की कमी के छुटकारे से निजात दिला दी।
The first photosynthetic organism probably used hydrogen sulfide as a source of hydrogen for reducing carbon dioxide to sugars. और फिर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जो शुरू वाले फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म थे वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करनी पड़ती है, उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए। वो कहता है कि शुरू वाले ऑर्गेनिज्म अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड से इस्तेमाल करते थे। लेटर वाटर सर्व दिस द सेम पर्पस। बाद में उन्होंने इसी पर्पस के लिए वाटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने वाटर से हाइड्रोजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन शुरू कर दी। And oxygen liberated by the photosynthetic reaction began to accumulate in the atmosphere. जब उन्होंने वाटर इस्तेमाल की अपनी फोटोसिंथेसिस में, हाइड्रोजन उसकी इस्तेमाल कर ली, ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो गई और वो ऑक्सीजन began to accumulate in the atmosphere, वो एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो गई। Earth and its atmosphere slowly began to change. इस वजह से जमीन और उसका आबोहवा आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन आना शुरू हो गया। देन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, जमा होना शुरू हो गई, उससे ओजोन बनना शुरू हो गई। ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर बिगन टू फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन के जमा होने से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ रही थी वो फिल्टर होना शुरू हो गई। The reducing atmosphere slowly became an oxidizing atmosphere. जो बगैर ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज होना शुरू हो गया। And at least some living organism began to utilize oxygen. फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चल पड़े। About 420 million years ago, enough protective ozone had built up to make life on land possible. वो कहता है कि 420 मिलियन साल पहले अच्छी खासी प्रोटेक्टिव ओजोन बन चुकी थी, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर जिंदगी का बनना पॉसिबल हुआ। Make life on land possible. Ironically, the change from reducing atmosphere to an oxidizing atmosphere also meant that life could no longer arise abiotically. जब हम ये कहते हैं कि reducing atmosphere oxidizing atmosphere बन गया, anaerobic organism बन गए, तो हम इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते कि लाइफ का ओरिजिन एबायोटिकली हुआ, जिंदगी गैर जानदार चीजों से पैदा हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो नजरिया लोगों का, ये जो ख्याल कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आगाज गैर जानदार चीजों से, नॉन लिविंग थिंग से हुआ, इसको हम बहुत देर तक अपने साथ नहीं रख सकते अगर हम ये कहें कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चेंज हो गया इनटू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। The first cell were most likely very simple prokaryotic forms. वो कहता है कि जो पहला सेल जमीन पे बना होगा वो बहुत ही सादा और प्रोकैरियोटिक होगा। The prokaryotic may have arisen more than 3.5 billion years ago. 3.5 billion years ago prokaryote बने, and eukaryotes thought to have first appeared about 1.5 billion years ago. 1.5 billion years ago शायद
यूकैरियोट्स जो थे वो अपीयर हुए। तो पहला जो सेल जमीन के ऊपर बना वो एक सादा प्रोकैरियोट था। 3.5 बिलियन ईयर अगो ये प्रोकैरियोट्स अराइज हुए और फिर 1.5 बिलियन साल पहले यूकैरियोट बने। इसके बाद वो हमें ये बता रहा है कि हाउ प्रोकैरियोट्स चेंजेस इनटू यूकैरियोट, hypothesis suggesting the evolution of eukaryote from the prokaryote. इस सिलसिले में टू हाइपोथेसिस हैज बीन प्रपोज्ड। एक एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है और दूसरा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन the evolution of eukaryote from prokaryotes, two hypotheses have been proposed. Number one, endosymbionte hypothesis. ये endosymbionte hypothesis was first proposed by Margulies. According to this hypothesis, eukaryotic cell might have evolved when a large anaerobic, living without oxygen, amoeboid prokaryote ingested a small aerobic, living with oxygen, bacteria and stabilized them instead of digesting them. इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वो कहानी ये बता रहा है कि एक अमीबा लाइक प्रोकैरियोट था, एनारोबिक, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता था। अमीबा लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया था या प्रोकैरियोट था, उसने एक एरोबिक बैक्टीरियम को इंजेस्ट किया, निगला, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने की बजाय बॉडी में वैसे रख लिया, स्टेबलाइज कर लिया। वो एरोबिक बैक्टीरिया बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, which are a site of respiration and most energy conversion in the eukaryotic cell. कहानी क्या बता रहा है? कहानी ये बता रहा है कि एक अमीबा लाइक प्रोकैरियोट था, एनारोबिक बैक्टीरिया था, एनारोबिक प्रोकैरियोट था, उसने एक एरोबिक बैक्टीरियम को इंजेस्ट किया और उसको बॉडी में परमानेंटली रख लिया, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और माइटोकॉन्ड्रिया से एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगी और वो एनर्जी कन्वर्जन का एक साइट बन गई यूकैरियोट में। The possession of these mitochondria like endosymbionts brought the advantage of aerobic respiration to the host. वो कहता है इस तरह से वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह का एंडोसिम्बायोन्ट की मौजूदगी जो थी वो एरोबिक, वो उसके लिए एडवांटेज लाई। क्या एडवांटेज लाई? उसमें होस्ट में एडवांटेज लाई, होस्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गई। ये तो था कि वो किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बने, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से इवॉल्व हुए प्रोकैरियोट में, उसकी कहानी बताई कि एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया और उसको परमानेंटली रख लिया डाइजेस्ट करने के बजाय, और उसने एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर दी जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसी तरीके से वो बता रहा है कि फ्लैजेला कैसे बने, जो विप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, चाबक की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, may have arisen through the ingestion of prokaryotes similar to spiral shaped bacteria spirochete. वो कहता है कि जो प्रोकैरियोट है ना, होस्ट प्रोकैरियोट, इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट, उसने एक थ्रेड लाइक बैक्टीरिया, स्पाइरल थ्रेड लाइक बैक्टीरिया स्पाइरोकीट को इंजेस्ट किया और उसको थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर रख लिया, थोड़ा सा बाहर रख लिया और यूं बाद में वो फ्लैजेला बन गया। इसी तरीके से ingestion of prokaryotes that resemble present-day cyanobacteria could have led to the endosymbiotic development of the chloroplast in plants. वो ये भी बता रहा कहानी कि किस तरह से क्लोरोप्लास्ट बना। वो जो इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट था ना, अमीबा लाइक प्रोकैरियोट, उसने मौजूदा दौर के साइनोबैक्टीरिया की तरह का प्रोकैरियोट इंजेस्ट किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंजेस्ट किया और उसको बॉडी में रख लिया परमानेंटली, जो बाद में क्लोरोप्लास्ट बन गया। यूं वो एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के मुताबिक माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला और
जो क्लोरोप्लास्ट जो थे ये बैक्टीरिया थे, इनको वो प्रोकैरियोट अमीबा लाइक इंसेस्टर ने इंजेस्ट किया और वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, फ्लैजेला बन गए और क्लोरोप्लास्ट बन गए। ये एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है। दूसरा है हाइपोथेसिस है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। ये पहले तो ये देखें कि ये प्रोकैरियोट अमीबा लाइक होस्ट ये वाला, उसने एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया और फिर उसको डाइजेस्ट करने की बजाय रख लिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। फिर ये जो अमीबा लाइक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट था जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन गए थे, उसने स्पारोकीट बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, थोड़ा सा बॉडी के अंदर रख लिया, थोड़ा सा बाहर, जो फ्लैजेला बन गया। और फिर इसमें से कुछ ने साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी को इंजेस्ट किया, तो वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। यूं ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट बन गए, और कुछ तो थे हेटरोट्रॉफ जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं था, वो हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट बने। दूसरा हाइपोथेसिस है, another hypothesis for the evolution of eukaryotic cell proposes that the prokaryotic cell membrane invaginated to enclose copies of its genetic material। वो कहता है कि एक अमीबा जो प्रोकैरियोट था ना, उसके जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बन गई, उसके डीएनए की कई कॉपीज बन गई, और फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, और उस सेल मेम्ब्रेन ने जो डीएनए की कॉपीज थी उनको इनक्लोज कर लिया, उनको सराउंड कर लिया, यूं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज बन गए। Another hypothesis for the evolution of eukaryotic cells proposes that prokaryotic cell membrane invaginated, folded inward, अंदर की तरफ फोल्ड हुई, to enclose copies of genetic material, जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज को इनक्लोज कर लिया। तो सबसे पहले तो यकीनन क्या हुआ, जो प्रोकैरियोट था उसके डीएनए की कॉपीज बन गई, फिर उन डीएनए की कॉपीज को इनक्लोज कर लिया मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन ने। जैसे कि ये बता रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल और ये उसके डीएनए की कॉपीज 1 2 3 4, और फिर क्या हुआ, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई और उसने उन डीएनए की कॉपीज को इनक्लोज कर लिया, यूं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस का वजूद हुआ। ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है। This invagination resulted in the formation of several double membrane bounded entities, organelles in the cells. These entities could then have evolved into eukaryotic mitochondria, nucleus and chloroplast. आखिर में लिखता है, whatever the exact mechanism for the evolution of eukaryote cell might be, eukaryote cell जिस तरीके से मर्जी बनाओ, जो भी सही तरीका है यूकैरियोट बनने का, the formation of eukaryotic cell led to dramatic increase in the complexity and diversity of life forms on earth। यूकैरियोटिक सेल बनने की वजह से जो जमीन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो लाइफ थी, उसमें कंप्लेक्सिटी आ गई, उसमें डाइवर्सिटी आ गई। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने का सही तरीका जो भी हो, लेकिन यूकैरियोट बनने से लाइफ में कंप्लेक्सिटी आ गई, लाइफ में वैरायटी आ गई, डाइवर्सिटी आ गई। At first, these newly formed eukaryotic cells existed only by themselves। शुरू में वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल थे, यूनिसेलुलर थे। Later, however, some probably evolved into multicellular organism। फिर उनमें से कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर बन गए, in which various cells become specialized into tissue। उनके सेल टिश्यूज बन गए, which in turn formed organ, जो बाद में organ बन गए, for many different function, कई function perform करने के लिए। These multicellular forms then adapted themselves to life in a great variety of environment। वो जो multicellular form जो बने, उन्होंने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, यूं complex diverse form of life evolve हुई on the planet Earth। This is all about evolution of prokaryote from eukaryote। Thank you very much।